वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल SR क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है जीन। आपको पता है स्टूडेंट्स, जीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बायोलॉजी के रिगार्डिंग देखें या कहीं से भी साइंस के रिगार्डिंग हम देखें तो जीन जो है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जीन वो एक पॉइंट कह सकते हैं हम, वो एक पर्टिकुलर थिंग है जो जनरेशन को कैरी करती है, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, आपके अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार के होंगे, कैरेक्टर क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, जीन के। हम कोई भी नॉर्मल अगर हम बायोलॉजिकली नए भी देखें तो भी हम इनहेरिटेंस की, इनहेरिटरी की या हम जीन की बात करते रहते हैं। हम करते रहते हैं बात भी, इसके अंदर जीन ऐसे होंगे, इसके अंदर जीन ऐसे होंगे, ये तो इसके जीन का इफेक्ट्स है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स जीन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीन का जो कंसेप्ट है, या जीन के शुरू में डिस्कवरी कैसे हुई, जीन के बारे में किसने बताया, या किस प्रकार से एक आपने वन जीन वन प्रोटीन या वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस भी इसके अंदर आएगा, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस इसके अंदर करते हैं। उसके बाद जीन्स अलग अलग कितने, उनका साइज क्या है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जीन, द कंसेप्ट ऑफ जीन has evolved and become more complex since it was first proposed। जीन का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जब पहले इतना नहीं पता, जब इसको फर्स्ट हमने जीन डेफिनेशन दी गई, जीन नाम दिया गया, जीन के बारे में जाना गया, तो उसके बाद ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। द वर्ड जीन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द विलहेल्म जोहानसन। जनरली बुक्स के अंदर W जॉनसन लिखा आ जाता है। तो जीन का जो कंसेप्ट था, जीन वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, विलहेल्म जोहानसन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1909 के अंदर, 1909 में इन्होंने फर्स्ट टाइम जीन वर्ड यूज किया था। द आइडिया दैट जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स was first proposed in year 1902 by a British physician Sir Archibald Garrard। अब जो ये आइडिया लगाया गया था कि जीन प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, प्रोटीन के सिंथेसिस करता है जीन, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो आइडिया था ये फर्स्ट टाइम एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, सर आर्किबोल्ड गैरॉड। स्टूडेंट्स देखिए इनके नाम के आगे सर लिखा हुआ है, और आपको पता है जिनके नाम के आगे सर हो तो उनको एक सर की स्पेशल क्या है, एक ऑनर दिया जाता है। तो बहुत बड़े एक फिजिशियन थे और उन्होंने बहुत अच्छे कंसेप्ट कुछ बायोलॉजी के दिए थे, उसी कारण उनको सर की उपाधि भी मिली थी। तो ये जो सर आर्किबोल्ड गैरॉड थे, उन्होंने क्या बताया, ये आइडिया ऑफ द जीन, that gene are responsible for the प्रोटीन सिंथेसिस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। Who realized that, कहां बताया, कौन से डिजीज की बात कर रहे हैं ये, Who realized that एल्केप्टोनरिया वॉज इनहेरिटेड मेटाबॉलिक कंडीशन। स्टूडेंट्स आपको पता है एल्केप्टोनरिया एक डिजीज है, इनहेरिटरी डिजीज है, जिसमें क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड हैं वो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो पाते। फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है, वो पूरी तरह से प्रोसेसेस नहीं हो पाते, जिनके कारण क्या होता है, एक जो होमोजेंटिक एसिड होता है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा, बॉडी के अंदर क्या होने लग जाता है, वो स्टोर होने लग जाता है, डायरेक्ट कुछ फॉर्मेशन शुरू करता है यूरिन के अंदर, किडनी के अंदर वो स्टोर हो जाता है, यूरिन के थ्रू रिलीज होने लग जाता है। पर्सन जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, ग्रोथ कम होती है। ये सारे इस डिजीज के कुछ जो सिम्टम्स है वो होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, हु रियलाइज दैट एल्केप्टोनरिया वाज इनहेरिटेड मेटाबॉलिक कंडीशन इन ह्यूमंस एंड हाइपोथेसाइज्ड दैट इट वॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम। इन्होंने कहा भी एक एंजाइम की एब्सेंस से होता है, एक कैटालाइटिक प्रोटीन।
जो कि क्या होता है, कैटालाइटिक प्रोटीन होता है, रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द होमोजेंटिक एसिड। अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था भी ये होता डिजीज के कारण है, क्योंकि एक जो सब्सटेंस है, एक एसिड है होमोजेंटिक एसिड, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, तो ब्रेकडाउन नहीं होते बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाता है, तो फिर ये डिजीज कॉज करता है। तो इन्होंने क्या बताया भी एक एंजाइम की एब्सेंस के कारण होता है, जो क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करवाता है। एक कैटालाइटिक प्रोटीन होता है, आपको पता है एंजाइम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। तो ये एक एंजाइम की एब्सेंट के कारण ये होता है, और जो किसको होमोजेंटिक एसिड जो होता है उसको ये ब्रेक डाउन करवाता है। तो इन्होंने बताया भी ये जो एंजाइम जो है ये किसके कारण बने, एक जीन की कमी के कारण। एक जीन नहीं था, जीन से क्या बनते हैं, फिर प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। इन्होंने कहा भी जीन की कमी से, और वहीं से इन्होंने अंदाजा लगाया जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इन्होंने बताया भी जो जीन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेटर द जॉर्ज डब्ल्यू बीडल एंड द एडवर्ड जॉर्ज डब्ल्यू Biddle and the Edward L. Tatum, who studies neurospora metabolism, demonstrated that most genes corresponded to a region of the genome that directs the synthesis of a single enzyme। मतलब ज्यादातर जीन है वो वही कॉरेस्पॉन्ड करते हैं जहां जीनोम के जो क्या करता है, एक सिंगल एंजाइम का सिंथेसिस करता है। दिस लेड टू द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो आपका हाइपोथेसिस था वन जीन वन एंजाइम, मतलब एक जीन से एक एंजाइम बनता है। इस हाइपोथेसिस को यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा जो फोर्स मिली मीनिंग यहाँ पे उनको इंपॉर्टेंट हुआ भी, ये जो एक जीन से एक एंजाइम बनता है वहीं से लिया गया वन जीन वन हाइपोथेसिस। सिंस मेनी एंजाइम्स contain two or more proper polypeptides each encoded by a separate gene। अब जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं उनके अंदर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होती है, और बट क्या होती है, वो ईच जो पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो एनकोडेड अलग अलग जीन से होती है। एंड आल्सो मेनी पॉलीपेप्टाइड्स आर नॉट एंजाइम्स एट ऑल बट सर्व नॉन कैटालाइटिक फंक्शंस। कोई जरूरी नहीं भी सारी की सारी जो पॉलीपेप्टाइड्स होती है एंजाइम में प्रेजेंट वो कैटालाइटिक होगी, या फिर जो प्रोटीन के अंदर जो सारी पॉलीपेप्टाइड है वो एंजाइम ही होगी, क्योंकि एंजाइम होगा वो तो क्या करेगी, कैटालाइटिक रोल ही करेगा। पर यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलीपेप्टाइड भी होती है जो कि नॉन कैटालाइटिक फंक्शन भी करती है। इसी के कारण फिर क्या बना भी एक जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस था, उसी कंसेप्ट को मॉडिफाई किस में कर दिया गया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कंसेप्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। बट स्टूडेंट्स कोई जरूरी नहीं था ये भी एक जीन से एक एंजाइम ही बनता है। ठीक है, तो ये जो दो कंसेप्ट थे, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस एंड वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये दिए गए। उसके बाद जो आगे जब और रिसर्च थोड़ी डेवलप हुई और बहुत सारे हमने जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस प्रोसेसेस जब हम समझने लगे, आरएनए स्प्लाइसिंग समझने लगे, आरएनए एडिटिंग समझने लगे, फिर हमारे को बहुत सारे और पॉइंट्स पता लगे जिसमें जो पीछे के जो कंसेप्ट थे वो रॉन्ग भी साबित हुए। विद द डिस्कवरी ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस सच एज अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग, it is now clear that not always one gene give one polypeptide। आरएनए एडिटिंग जब देखा, आरएनए स्प्लाइसिंग देखा, तो इसमें पता लगा भी कोई जरूरी नहीं भी एक जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। पीछे के जो कंसेप्ट थे वो रॉन्ग यहाँ पे हो गए, उनका क्रिटिसाइज हुआ, और जब इनको और रिसर्चेस पे की गई तो वो गलत हो गए पहले के कंसेप्ट। इन हायर यूकैरियोटिक सेल्स मेनी जीन्स प्रोड्यूस टू और मोर डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड्स बाय मीन ऑफ द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। हायर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर काफी सारे जीन क्या करते हैं, दो या
उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। अभी एक से एक नहीं बन रहा है यहाँ पे 2000, और अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं जो क्या करवाते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट जो जब सामने आए, जो पीछे के जो कंसेप्ट थे उनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर जो कुछ कमियां रही हुई थी उनको फिर आगे के कंसेप्ट में, स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे जैसे रिसर्च डेवलप होती जाती है तो कंसेप्ट है वो भी डेवलप होते हैं, जहां पे हमारी जो बहुत सारे जो मिस्टेक्स या जो गलतियां या कमियां रही होती है, मिस्टेक या गलती नहीं कहीं, इसको जो कमियां रही होती है वो सुधारी जाती है। सो स्टूडेंट्स आगे हम देखें इसमें, तो ऑल्दो द मोस्ट जीन आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए, ज्यादातर जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, आरएनए के अंदर, एमआरएनए के अंदर चेंज हो जाते हैं, जो कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, क्या इनकोड करता है, प्रोटीन को इनकोड करता है। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कोई जरूरी नहीं प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, जैसे टीआरएनए बन जाना, आरआरएनए बन जाता। ठीक है, एमआरएनए तो मैसेंजर आरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जो होता है, उनमें भी बहुत सारे ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। सम डीएनए सीक्वेंस आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए दैट डू नॉट कोड प्रोटीन, वो प्रोटीन के लिए इनकोड नहीं करते। ठीक है, तो उसमें भी ट्रांसक्राइब्ड होते हैं टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, ज्यादातर किस में हो जाते हैं, एमआरएनए में हो जाता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो अगला प्रोसेस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन। हाउएवर ए जीन इज नॉट ओनली द ट्रांसक्राइब्ड रीजन, एक जीन सिर्फ कोई ट्रांसक्राइब्ड रीजन नहीं होता, बट आल्सो इंक्लूड ऑल द डीएनए सीक्वेंसेस रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस of a particular RNA transcript at the proper time and in the appropriate cell type। क्या है, जीन एक कोई ओनली ट्रांसक्राइब्ड रीजन नहीं होता, ये क्या करवाता है, ये पूरी जो डीएनए सीक्वेंस होती है किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जो आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो डीएनए सीक्वेंस रिक्वायर्ड होती है उसमें भी हेल्प करता है। According to the current definition, a gene is a functional segment of genetic material। जीन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या है, फंक्शनल सेगमेंट है, फंक्शन करवाता है अलग अलग। ठीक है, बहुत सारे जीन नॉन फंक्शनल भी होते हैं, बट फंक्शनल सेगमेंट की बात यहाँ पे न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये कि फंक्शनल सेगमेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड फंक्शन ए जीन में बी कैरेक्टराइज्ड बाय द सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन और द होमोलॉजी। अगर उसका हमें पर्टिकुलर फंक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं है तो हम जीन को किस के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसकी सीक्वेंस में के अकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको हम क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो जीन को एक पर्टिकुलर, मतलब ये नहीं है भी एक सिर्फ इसके अंदर ट्रांसक्राइब्ड रीजन है किसी पार्ट का, ये साथ में क्या इंक्लूड कर रहा है, डीएनए सीक्वेंस, ऑल द डीएनए सीक्वेंस रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो पूरी सीक्वेंस चाहिए वो सीक्वेंस भी जीन की होती है। अब टोटल नंबर ऑफ जीन इज नोन इन सेवरल ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में पता है कितने नंबर ऑफ जीन है। The number of gene in bacterial genome is proportional to the genome size। लगभग जितने उसमें जीन होते हैं उतना ही उसका जीनोम साइज होता है। बैक्टीरियल मतलब प्रोकैरियोटिक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोकैरियोट के अंदर ये होता है। द बैक्टीरियम विद द स्मॉलेस्ट जीनोम एम जेनिटेलियम हैज अप्रोक्सीमेटली 470 जीन्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट जीनोम इसके अंदर होता है एम जेनिटेलियम के अंदर। और अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में 6000 से लेके 40000 तक, मतलब 6000 से लेके 40000 तक जीन हो सकते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं जितना जीनोम साइज है उतने ही जीन और उनका साइज रिलेट करता हो, यहाँ पे ये नहीं होता। जबकि हमने बैक्टीरियम में बताया भी प्रोपोर्शनल टू द जीनोम साइज। ठीक है, पूरे जीनोम साइज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ जीनोम इज इक्वल टू द या प्रोपोर्शनल टू द जीनोम साइज। बट यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता।
ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने याद करना, नॉट कोरिलेट विद द जीनोम साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लिखे हुए हैं हमारे पास, जो जीन के बात करते हैं साइज की, अलग अलग जो साइज है यहाँ पे, वो कुछ जीनोम साइज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि स्पीशीज दी हुई है यहाँ पे एम जेनिटेलियम, इसमें जीन होते हैं 470 और इसका जीनोम साइज है वो 0.58 MB, यहाँ पे पॉइंट है स्टूडेंट, ये 0.58 MB इसका जो साइज है 0.58 MB। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स एच इन्फ्लुएंजी है, इसमें 1727 जीन होते हैं और इसका साइज है 1.8 MB। ई कोलाई में जो जीन है वो है 4288 और इसका साइज है 4.6 MB। जो एस सेरिफसी है उसमें लगभग 6275 जीन होते हैं, साइज है इसका 12 MB। मेलोंगनेस्ट्रा है, इसके अंदर लगभग 12,000 जीन प्रेजेंट होते हैं और इसका साइज है 123 MB। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में लगभग नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली है ये सारा डेटा, अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन है और हमारे जीन का जो हमारा जो जीनोम का साइज है वो है 3300 MB। ठीक है, तो ये कुछ साइज हैं या जीन के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। अब जीन क्या है, जीन के अलग अलग जो पॉइंट्स आपको बताएं ये अच्छे से आपने स्टडी करने। अगले लेक्चर में जीन के कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है या जीन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।